नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र 2017 में। मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। मुलायम सिंह की बहू अपर्णा को लखनऊ कैंट से टिकट, बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी से मुकाबला। आरएलडी की सूची में एसपी, बीजेपी और बीएसपी के बागी उम्मीदवार। उत्तराखंड में बगावत से मुश्किल में बीजेपी और कांग्रेस, टिकट बंटवारे से नाराज कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, कई सीटों पर मैदान में बागी। मणिपुर में बीजेपी के 31 उम्मीदवारों की सूची जारी, कांग्रेस में बगावत, प्रदेश उपाध्यक्ष और 2 विधायकों ने पार्टी छोड़ी। गोवा में कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी, छात्रों को मुफ्त पेट्रोल और सस्ते अनाज का वादा, विशेष राज्य के दर्जे को भी जगह। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश में सीटों के बंटवारे और गठबंधन की गांठ सुलझने के बाद राजनीतिक दलों के सामने बगावत से निपटने और वोटरों को अपने पक्ष में गोलबंद करने की चुनौती है। राज्य में पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया मंगलवार को खत्म हो रही है। उत्तर प्रदेश में गठबंधन की माथापच्ची के बाद बीजेपी और कांग्रेस आगे की रणनीति बनाने में जुट गई हैं। लंबी मशक्कत के बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने सीटों के बंटवारे और उम्मीदवार तय करने का काम निपटा लिया है। अपर्णा यादव लखनऊ कैंट में रीता बहुगुणा जोशी के सामने चुनाव लड़ेंगी। गठबंधन के नेता राज्य में बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। निम्नलिखित प्रत्याशी घोषित किए जा रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र संख्या 175 लखनऊ कैंट, श्रीमती अपर्णा यादव। हमने ये निर्णय लिया था कि हम अपने बलबूते पे इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन बहुत सारे सेकुलर फोर्सेस इकट्ठे हो गए। लोगों को शायद संदेह ये हो गया कि इन हालात में शायद कोई ऑल्टरनेटिव नहीं बन पाएगा और बीजेपी ऑल्टरनेटिव हो सकता है, इसलिए हम सब इकट्ठे हो गए। बीजेपी ने ओम प्रकाश राजभर की भारत समाज पार्टी को 8 सीट दी है। ओम प्रकाश राजभर खुद मऊ से कौमी एकता दल के मुख्तार अंसारी के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी राज्य में 2002 के बाद से सत्ता से बाहर है और इस बार वापसी की कोशिश में है। देखिए, लड़ाई तो उत्तर प्रदेश में सपा से भी है, बसपा से भी है, लेकिन सीटें अलग अलग क्षेत्र की हैं। तीनों अलग अलग नहीं, तीनों एक हैं। और भारतीय जनता पार्टी इन तीनों के एक साथ मिलकर के लड़ने के बाद भी 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी और उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार बनाएगी जो उत्तर प्रदेश की जनता की आकांक्षा के अनुरूप। इस बीच आरएलडी ने सोमवार को कुछ और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। पार्टी ने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी के बागियों को टिकट देने में तवज्जो दी है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन टूटने के बाद आरएलडी ने राज्य में छोटे दलों के साथ मिलकर सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन फाइनल होने के बाद अब बात इस पर अटकी है कि राहुल गांधी और अखिलेश क्या साथ साथ चुनावी मंचों पर नजर आएंगे। कांग्रेस आलाकमान इसे लेकर जहां उत्साहित नहीं दिख रहा है, तो अखिलेश की कोशिश साझा मंच बनाने पर है। उत्तर प्रदेश चुनावी घमासान में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच ऐन वक्त पर गठबंधन की घोषणा हुई, लेकिन कई सवाल अब भी अनसुलझे हैं। कारण ये कि अखिलेश जहां शुरू से ये चाहते थे कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार में उनके साथ रैलियां भी करें, तो कांग्रेस का आलाकमान इस पर उत्साहित नहीं है। अखिलेश यादव जी की मीटिंग है सुल्तानपुर 24 जनवरी और 25 जनवरी लखीमपुर खीरी, और जैसे जैसे तय हो जाएंगे, सबके नॉमिनेशन हो जाएंगे, फिर अखिलेश जी का, राहुल जी का कार्यक्रम भी लगेगा। उन्हें हराएं, जो देश को बेच रहे हैं उन्हें हराएं, तो उसमें कुछ सीटें आखिरी मौके तक चलती रहेंगी, बातचीत होती रहेगी, हम लोग जीतने वाला उम्मीदवार खड़ा करेंगे। हालांकि राज्य इकाई का मानना है कि 1 या 2 रैलियों में दोनों नेता साथ भी नजर आ सकते हैं, लेकिन अभी इसका फैसला दिल्ली से होना है। दिलचस्प बात यह भी है कि कांग्रेस में अभी तक यूपी चुनाव के लिए कोई घोषणा पत्र तैयार नहीं किया गया है। समाजवादी पार्टी की मजबूरी ये थी कि उनके राज में कानून व्यवस्था चौपट रही और अखिलेश यादव जी जो
फर्जी रूप से विकास के दावे कर रहे थे, उनको स्वयं अपने दाव पे भरोसा नहीं रह गया। इसलिए चुनाव में अंतिम समय में ये कांग्रेस का दामन इन्होंने पकड़ा। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के सिटिंग एमएलए की जिन सूचियों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए थे, उन्हें लेकर भी अभी स्थिति साफ नहीं है। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और पंचानन मिश्रा हमारे संवाददाता लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंचानन, गठबंधन तो हो गया जैसे कैसे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अखिलेश यादव ही चेहरा है गठबंधन का, लेकिन राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर के नेता है और गठबंधन के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। दोनों का साथ एक मंच पर आना, आखिर दिक्कत क्या है इसमें पार्टियों को? देखिए, इस बात को कहा जा सकता है कि अगर गठबंधन हुआ है तो बहुत सी बातें तय भी हुई होंगी, और ये गठबंधन कांग्रेस की तरफ से जो एक शीर्ष उनके पदाधिकारी हैं, जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लेवल पर, वहां से तय किया गया, क्योंकि इसमें कई दिक्कतें आ रही थी। जो 5 दिन तक लगातार बातचीत चली, गठबंधन हुआ नहीं हुआ, फेल हुआ, ऐसी बातें हुई, और अल्टीमेटली देर रात गठबंधन हुआ और सुबह इसकी घोषणा जाकर की गई। लेकिन समस्या ये है कि अखिलेश यादव शुरू से चाहते हैं कि कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो राहुल हो चाहे वो प्रियंका हो, उस कैंपेन में, इस पूरे चुनावी कैंपेन में इन्वॉल्व हो, जबकि चेहरा अखिलेश यादव है यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाने के लिए। अब कांग्रेस की दिक्कत ये है कि 27 साल यूपी बिहार का जो उन्होंने नारा दिया, उसके बाद उसी तरह से, उसी उत्साह से अगर वो कांग्रेस के साथ उसमें शामिल होंगे चुनावी रैलियों में, तो उनको कहीं ना कहीं कई बातों का जवाब देना पड़ेगा। तो ये तय है कि राहुल गांधी नजर जरूर आएंगे अखिलेश यादव के साथ रैलियों में, लेकिन इसकी संख्या बहुत कम हो सकती है। हालांकि समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि 14 रैलियां होंगी, क्योंकि 7 चरणों में चुनाव है और हर चरण में 2 रैली में जरूर वो साथ होंगे। तो इस तरह 14 रैलियों में दोनों ज्वाइंट रूप से नजर आएंगे। यही बात डिंपल और प्रियंका के बारे में समाजवादी पार्टी की ओर से कही जा रही है, जबकि कांग्रेस की ओर से ऐसी कोई बात नहीं है, और अगर है तो वो आगे है कि अभी तक कोई बात ऐसी क्लियर की नहीं गई है। तो वाकई में देखना होगा कि किस तरह से मंच साझा जब करते हैं तो फिर उनके उद्घोषण में, भाषणों में क्या कुछ निकल कर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया पंचानन इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात उत्तराखंड की। लंबे इंतजार के बाद रविवार को कांग्रेस ने 63 सीटों पर उत्तराखंड में उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, लेकिन इसी के साथ नाराज कार्यकर्ताओं का गुस्सा भी फूट पड़ा। बगावती कार्यकर्ता बीजेपी का भी सिरदर्द बने हुए हैं। दोनों पार्टियों के बागियों के मैदान में आने से अब मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। देहरादून के पार्टी मुख्यालय में बगावत पर उतरे ये लोग कांग्रेस के ही कार्यकर्ता हैं। रविवार को कांग्रेस दफ्तर में बैनर पोस्टर फाड़ने के बाद सोमवार को भी नाराज कार्यकर्ता जमे रहे। बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरह ही इनकी नाराजगी भी स्थानीय नेताओं के टिकट कटने को लेकर है। जो पार्टी का कमांडर होता है उसका काम लड़ना नहीं होता, उसका काम लड़वाना होता है। वो हमारे पीछे खड़े रहे। हरेंद्र शर्मा, अगर टिकट नहीं मिलेगा तो सीधा सीधा है कि आप बीजेपी को सीट गंवा रहे हो। जो हाईकमान ने टिकट दिया है, बहुत गलत टिकट दिया है। हम आर्यन समाज को खड़े, हम कट्टर कांग्रेसी हैं। हम हाईकमान को ये जीत कर देंगे, आर्यन समाज को निर्दलीय खड़ा करेंगे और जिताएंगे, और हाईकमान को ये बताएंगे कि आपने जो चुनाव किया है गलत किया है। कांग्रेस की सूची में बड़े नामों में देवप्रयाग से पीडीएफ छोड़कर कांग्रेस में आए मंत्री प्रसाद नैथानी, सहसपुर से किशोर उपाध्याय, श्रीनगर से गणेश गोदियाल और हल्द्वानी से इंदिरा हृदय शामिल हैं। मुख्यमंत्री हरीश रावत हरिद्वार ग्रामीण और किच्छा 2 जगहों से चुनावी मैदान में हैं। पार्टी को उम्मीद है कि बागियों को मना लिया जाएगा। हमेशा ऐसा होता है जब लिस्टें जो हैं आउट हो जाती हैं और किसी जो है पार्टी के नेता को नहीं मिलता, तो उसके जो समर्थक और शुभचिंतक होते हैं वो थोड़ा आहत होते हैं। तो अभी ये थोड़ा उनके अंदर की गर्मी है, 1-2 दिन और प्रतीक्षा की जाए तो धीरे धीरे करके सब लौट आएगा। उधर बीजेपी ने भी शनिवार को बाकी बची 6 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए। इससे पहले 17 जनवरी को 64 उम्मीदवारों की सूची के बाद नाराज कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए थे, लेकिन पार्टी को उम्मीद है कि नाराज कार्यकर्ताओं को मना लिया जाएगा। हमारे जो पूर्व के विधायक थे उन्होंने कांग्रेस से चुनाव लड़ने का फैसला किया है, लेकिन हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं कि जब पहली बार उनको टिकट मिला था तो उस समय भी असंतोष था कार्यकर्ताओं में, उनके प्रति, उनके टिकट को लेकर था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनके पक्ष में सब लोगों को एकत्र किया और वो जीते। आज अगर वो कांग्रेस में गए हैं तो भाजपा के विधायक के रूप में गए हैं। कांग्रेस से कई नेता पहले ही बीजेपी में शामिल होकर टिकट पा चुके हैं, तो कांग्रेस ने भी बीजेपी के 4 पूर्व विधायकों को टिकट दे दिया है। कार्यकर्ता खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं और नेतृत्व को लेकर भारी पसोपेश में।
कई सीटों पर दोनों पार्टियों के बागियों ने बतौर निर्दलीय ताल ठोक दी है। उम्मीदवारों के ऐलान के बाद उत्तराखंड में राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं। मतों के बिखराव का असर नतीजों पर पड़ सकता है। ऐसे में राजनीतिक दलों की कोशिश बगावती सुर थामने की है। कैमरामैन संतोष यादव के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, देहरादून। उत्तराखंड कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर कुछ कार्यकर्ताओं की नाराजगी से प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने इनकार किया है। उन्होंने कहा कि 63 उम्मीदवारों की पहली सूची में देरी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद होने के नाते हुई। राज्यसभा टीवी संवाददाता नवविक्रम सिंह ने किशोर उपाध्याय से खास बातचीत की। हमारे साथ हैं उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय साहब। प्रदेश कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने गुस्से का इजहार किया, टिकट बंटवारे से काफी नाखुश दिखे। इस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि बेहद गुस्सा है। देखिए, 1000 से ज्यादा लोगों ने कांग्रेस की दावेदारी की उम्मीदवार बनने के लिए। अब उसमें 70 लोगों को टिकट दिया जा सकता है। ये एक सतत प्रक्रिया है। टिकट बंटवारा हुआ है, उसमें कई बीजेपी के बागियों को टिकट दिया गया है। ऐसे में क्या कार्यकर्ताओं में गुस्सा होना लाजमी है? ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में अंतर ये है कि वो लोग लोभ से वहां गए। जो लोग वहां गए हैं उन्होंने कांग्रेस सरकार को गिराने का काम किया, महापाप किया। जो कांग्रेस में आए हैं उनका कहना यह है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का विद्रूप चेहरा देख लिया है और हम कांग्रेस विचारधारा में विश्वास करके कांग्रेस में आए हैं। सर, टिकट बंटवारे में काफी देरी हुई, अभी भी कुछ सीटों पर ऐलान बाकी है, तो ये कब तक संभव है? नहीं, कोई देरी नहीं हुई हमारे यहाँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कारण उत्तराखंड पर थोड़ा असर पड़ा। उत्तर प्रदेश में कभी समझौते हो रहे थे पार्टियों में, कभी नहीं हो रहे थे और उसकी वजह से हमारी जो सेंट्रल लीडरशिप थी उसमें व्यस्त हो गई। तो उसके वजह से हमारी जो केंद्रीय चुनाव समिति है वो उसकी बैठक विलंब से हुई और हमने 63 उम्मीदवार जनता के समक्ष बहुत संतुलित सूची हमने रखी है। तो आप देख सकते हैं किशोर उपाध्याय जी का साफ कहना है कि 2/3 बहुमत से उत्तराखंड में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। कैमरामैन संतोष यादव के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, देहरादून। और अब बात मणिपुर की। मणिपुर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने आज 31 उम्मीदवारों की सूची जारी की। मणिपुर में पहले चरण में 4 मार्च जबकि दूसरे चरण में 8 मार्च को मतदान होना है। पहले दौर के लिए 20 और दूसरे दौर के लिए 11 नामों पर फिलहाल फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह के खिलाफ थौबल से बीजेपी के एल बसंता सिंह उम्मीदवार होंगे। 60 सीटों वाली मणिपुर विधानसभा चुनाव में बीजेपी का मुकाबला 15 साल से सत्ता में काबिज कांग्रेस के साथ है। पार्टी ने मणिपुर में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। मणिपुर में इस बार नए जिलों का गठन, उग्रवाद, विवादित आपसपा कानून, बेरोजगारी, आर्थिक नाकेबंदी, आम हड़ताल, पहाड़ी और घाटी के लोगों के बीच में टकराव जैसे मुद्दे अहम हैं। और मणिपुर में फिर से सरकार बनाने की कांग्रेस की कोशिशों को झटका लगा है। राज्य में पार्टी के 2 निवर्तमान विधायकों समेत पार्टी उपाध्यक्ष एस अचोबा ने पार्टी छोड़ दी है। कांग्रेस विधायक नेमचा किपजेन और वुंगजागिन वाल्टे ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष टीएन हाउकिप के अलावा स्पीकर टी लोकेश्वर को अपना इस्तीफा भेज दिया है। राज्य में 7 नए जिले बनाने के सरकार के फैसले के बाद से पार्टी में कई नेता विरोध जता रहे हैं। राज्य में कई सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधे मुकाबले की भी उम्मीद जताई जा रही है। मणिपुर विधानसभा चुनाव में नए जिले बनाने और नगा लोगों की ओर से नाकेबंदी समेत कई मुद्दे सीधा असर डालेंगे। इन सभी मुद्दों पर मणिपुर के मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन ने। मणिपुर में चुनाव का माहौल बनने लगा है और मणिपुर के मुख्यमंत्री इबोबी सिंह हमारे साथ हैं। इबोबी सिंह साहब, चुनाव का माहौल तो बन रहा है, लेकिन एक ब्लॉकेड, एक ऐसा नासूर बन गया इस राज्य में
जिसको लेकर सारे लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे चुनाव होगा। इन मणिपुर में एवरी चुनाव में ऑलवेज one or after they are always creating problem. Quest क्या है? Government of India, Ministry of Home Affairs, आप अरेंजमेंट कीजिए ना। आपने चुनाव के ठीक पहले 7 नए जिले बनाने की घोषणा कर दी, तो उससे वो लोग और ज्यादा भड़क गए। तो क्या नहीं लगता है कि आपने राजनीतिक लाभ उठाने के लिए किया? नो, फर्क नहीं होगा है ना, ये तो अच्छा हो जाएगा। ये इसमें पीपल आर सो हैप्पी, अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। तो एमएचए ट्राइपार्टाइट के लिए बात कर रही थी, आप भी बोल रहे थे, यूएनसी के लोग भी बोल रहे हैं, तो ट्राइपार्टाइट टॉक कब होने वाला है, कहाँ होने वाला है? वो लोग डिसाइड करेगा, एमएचए दे विल जल्दी डिसाइड करेगा। तो दिल्ली आप जाएंगे अगर ट्राइपार्टाइट टॉक होगा तो? If Honorable Home Minister is here, I should have to be present definitely. हम तो जरूर अटेंड करेगा। तो मुख्यमंत्री का साफ साफ कहना है कि यह नगा और गैर नगा के झगड़े के रूप में नहीं तब्दील होगा और ये दिल्ली में ट्राइपार्टाइट टॉक के लिए जाएंगे। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन सुधांशु के साथ मणिपुर की राजधानी इम्फाल से अखिलेश सुमन। और अब बात गोवा की। कांग्रेस ने गोवा विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने नौजवानों को मुफ्त पेट्रोल देने का वादा किया है। घोषणा पत्र में 2 रुपए गेहूं, 3 रुपए चावल और 7 रुपए किलो चीनी का वादा भी शामिल है। कांग्रेस ने गोवा के लिए सोमवार को घोषणा पत्र जारी कर दिया। पार्टी ने सरकार बनने पर कैसीनो बंद करने और खनन शुरू करने का वादा किया है। सस्ता अनाज और युवाओं के लिए कई लोक लुभावन वादे भी घोषणा पत्र में शामिल हैं। कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी सरकार पर वादे पूरे नहीं करने का आरोप भी लगाया। हर एक गोवन का मैनिफेस्टो है, हर एक व्यक्ति का मैनिफेस्टो है, हर नौजवान का मैनिफेस्टो है, हर महिला का मैनिफेस्टो है, हर एक व्यक्ति का है। इसमें स्वास्थ्य की सुविधाएं, शिक्षा की सुविधाएं, बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा 5,000 रुपए का, जिसके घर में 1 लाख से कम आमदनी है। तो ये एक संयुक्त मैनिफेस्टो है जिसमें हर व्यक्ति की आशा अभिलाषा शामिल है। This is a manifesto which is dedicated to the youth, to the empowerment of youth, to empowerment of women, to empowerment of the workmen, to empowerment of every Goan. It's something different. We have done it. घोषणा पत्र में गोवा के नागरिकों की दोहरी नागरिकता के मुद्दे को सुलझाने, युवाओं को रोजगार, छात्रों को 5,000 रुपए मासिक पेट्रोल देने, गोवा के निवासियों को सरकारी नौकरी में वरीयता देने का वादा भी है। इसके साथ ही संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की कोशिश का भी जिक्र है। उधर बीजेपी ने कांग्रेस पर कभी भी वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया। कांग्रेस जो वादे करते हैं वो कभी निभाते नहीं, हम वादे करते हैं वो निभाते हैं। लास्ट टाइम हमने जो वादे किए थे उसमें से 90% 90% काम पूरा किया, वादे किया, वो निभाने पड़ते हैं, वो निभाया हमने। बीजेपी 27 जनवरी को घोषणा पत्र जारी करेगी। आम आदमी पार्टी पहले ही अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। राज्य में 4 फरवरी को एक ही चरण में 40 सीटों के लिए चुनाव होना है। रविंद्र सिंह शौराण, राज्यसभा टीवी। रविंद्र सिंह शौराण हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। रविंद्र, आप कई दिनों से गोवा में हैं, वहां के बुनियादी मुद्दों को देख समझ रहे हैं। कांग्रेस ने जो आज अपना घोषणा पत्र जारी किया है, क्या वो मेल खाता है वहां के लोगों की जो जरूरतें हैं उनसे, या चुनावी घोषणाएं, लोक लुभावन वादे ज्यादा हैं? जी दीपक, बिल्कुल जिस तरीके से आज चुनावी घोषणा पत्र आया है उसमें तमाम सेक्टर्स को टच करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई है। चाहे वो युवाओं को रोजगार की बात हो, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल जो सरकारी नौकरी में काम करने वाले एम्प्लॉय उनकी बात हो, चाहे वो सस्ता पेट्रोल, फ्री पेट्रोल देने की बात हो, एजुकेशन के बारे में हो, वुमेन के बारे में हो, तमाम सेक्टर्स को छूने की कोशिश की गई है। लेकिन जिस तरीके के जो इश्यूज हैं, जो टेक्निकली बड़े स्ट्रॉन्ग इश्यूज यहाँ पर सुलझाने की बात है, उनमें कितनी सफलता यहाँ की सरकार प्राप्त करती है, ये बड़ा अहम सवाल है। खासतौर पर अगर हम बात करें कसीनो का, खनन की बात करें, या दोहरी नागरिकता और जो एनआरआईज हैं उनको वोटिंग के अधिकार की बात करें, और जो विशेष राज्य का दर्जा
अनुच्छेद 371 संविधान के तहत है, इनमें सरकार के पास बड़े लिमिटेड ताकत है, क्योंकि जब तक पार्लियामेंट के माध्यम से वो बिल पारित नहीं होता है तब तक सरकार इन कई क्षेत्रों में हस्तक्षेप उतना ज्यादा नहीं कर सकती है। इसी वजह से बड़ी समस्याएं हैं कि ये जो वादे किए गए हैं इनमें से आने वाली सरकार कितने वादे पूरे कर सकती है और कितने जो है केवल लोक लुभावन वादे के रूप में या अनकम्प्लीट के रूप में आखिरी में देखे जाते हैं। जनता इन वादों पर भरोसा करती है या नहीं? बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए रविंद्र सिंह चौरान। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वोटरों को पैसे लेने के आरोप पर चुनाव आयोग से मिले नोटिस का जवाब दे दिया है। केजरीवाल ने चिट्ठी लिखकर कहा है कि उन पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। उन्होंने साफ किया कि वे हर रैली में कहते हैं कि दूसरी पार्टी वाले पैसा देंगे, ले लेना, लेकिन अपना वोट झाड़ू को ही देना। साथ ही केजरीवाल ने दावा किया कि उनकी पार्टी भ्रष्टाचार और रिश्वत के खिलाफ है। गोवा में 8 जनवरी को एक रैली में केजरीवाल ने कहा था कि अगर दूसरी पार्टियां मतदाताओं को पैसे दें तो उन्हें मना नहीं करना चाहिए। इसके बाद बीजेपी और कांग्रेस की शिकायत पर आयोग ने केजरीवाल को नोटिस जारी किया था। और अब बात पंजाब की। कांग्रेस नेता मनप्रीत सिंह बादल का दावा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो ड्रग्स के कारोबार पर पूरी तरह से नकेल कस दी जाएगी। उन्होंने राज्यसभा टीवी संवाददाता विशाल दहिया से पंजाब चुनाव पर खास बातचीत की। मनप्रीत जी, एक सबसे पहला सवाल जो सामने आता है, क्योंकि मैं पिछले विधानसभा चुनाव में भी आपके चुनाव प्रचार पे था, आपसे बातचीत की थी। पिछली बार आपने अपनी अलग पार्टी बनाई हुई थी, तब आप सेम सरकार के खिलाफ, सेम रूलिंग पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। अब आप कांग्रेस पार्टी का हिस्सा हैं, तो क्या फर्क है दोनों में? देखिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा मंच है, तो जो छोटी पार्टी होती है उसमें मौके इस किस्म के नहीं मिलते। तो कांग्रेस पार्टी के साथ तो लोग इमोशनली भी अटैच्ड हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी पार्टी कह रही है कि ड्रग मेनेस को 4 हफ्ते में खत्म कर लिया जाएगा। क्या स्ट्रेटेजी रहेगी और इसके अलावा क्या मुद्दे हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो आप स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं, तो अगर सप्लाई काट दी जाए और बेचने वालों को पकड़ लिया जाए तो मुझे लगता है कि 4 हफ्ते तो थोड़ा ज्यादा बोल बैठे, 4 घंटों में भी हो सकती है। जो असेसमेंट्स हैं वो, या फिर चुनाव प्रचार के लिहाज से देखा जाए, वो तो माना जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला होगा। पंजाब में कांग्रेस पार्टी का मुकाबला रिश्वत से है, गुर्बत से है, नशाखोरी से, बेरोजगारी से है, और जो वतन दुश्मन कार्रवाइयां पंजाब में चल रही हैं उनसे है। ये पंजाब के असली दुश्मन है और इन दुश्मनों को हराना है, और ये दुश्मनों का और ये मुद्दों को लेके हम जनता की कचहरी में जा रहे हैं। कैप्टन साहब लांबी से चुनाव लड़ेंगे, उससे क्या फायदा हो सकता है कांग्रेस पार्टी? देखिए, शेर का मुकाबला तो शेर से ही होगा, बकरी से तो हो नहीं सकता। और अकाली दल का जो शेर है वो कुछ बुढ़ा हो गया है, तो हमारा शेर जो है अभी जवान है। तो इस बार मुझे लगता है बादल साहब का ये आखिरला तमाशा रहेगा। थैंक यू साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक गुरप्रीत सिंह वरैच उर्फ गुरप्रीत घुग्गी ने पंजाब में जीत का दावा किया है। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में उन्होंने शिरोमणि अकाली दल सरकार की कड़ी आलोचना की। हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के स्टेट कन्वेनर गुरप्रीत सिंह वड़ैच, जिनको गुरप्रीत घुग्गी के नाम से भी लोग जानते हैं। एंटरटेनमेंट से पॉलिटिक्स, और वो भी इतने जबरदस्त मुकाबले में। देखिए, ये जो पॉलिटिक्स है, इनको भी लोगों ने इसको भी एंटरटेनमेंट की तरह ही ले लिया था, क्योंकि जितने भी पॉलिटिशियंस है इसको मजाक में ले रहे थे। तो अब मजाक को बंद करने के लिए हमें अपना मजाक भी बंद करके इधर आना पड़ा है कि एक बार सीरियसली ले लें देश की राजनीति को। आप स्टेट कन्वेनर हैं, पार्टी के बड़े नेता हैं, क्या इश्यूज हैं इस इलाके में? आप खुद चुनाव लड़ रहे हैं, स्टेट ऑफ पंजाब। सबसे बड़ा इशू है नशा। पंजाब इस वक्त नशे की मंडी बना हुआ है। पानी बहुत बड़ा इशू है। अपना पानी के अलावा अगर बात करें हम, किसानी कभी सुना ही नहीं था आज से 15-20 साल पहले कि किसान कभी सल्फास खा के मर रहा है, किसान कभी फांसी का फंदा लगा के मर रहा है अपने आप को। तो शिरोमणि अकाली दल, बीजेपी जो गठबंधन है उनका, और कांग्रेस, दोनों पार्टियों का कहना है कि कोई बहुत बड़ी फोर्स आम आदमी पार्टी नहीं है। बादल साहब का तो, सुखबीर जी का तो यहाँ भी कहना है कि सिर्फ 20-21 सीटों पर ही आम आदमी पार्टी का जोर है। जब हम दिल्ली में 28 सीटों के साथ आए थे, तब हमें ये लोग 7 सीटें दे रहे थे।
5 से 7 सीटें आएंगी इनकी, तो हमारी 28 आई थी। और जब ये हमें 25 सीटें दे रहे थे तो हमारी 67 आई थी। अगर ये 20-25 सीटें बोल रहे हैं, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत मेहरबानी जी। बाकी जो दोनों पार्टियां हैं इस चुनाव में, वो कह रहे हैं कि एनआरआई से फंडिंग हो रही है, एनआरआई की मदद ले रहे हैं, गलत तरीके से मदद ले रहे हैं। तो गलत तरीका पकड़ो ना, सरकार तो सेंटर में आपकी है, हमें गिरफ्तार करो। कैमरा पर्सन जुनैद खान के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी, बटाला। तो लोकतंत्र 2017 के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।